स्वागत दोस्तों आपका चैनल के सामने मोदी यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के सामने यूजीसी के मामले को लेकर ब्राह्मण समाज ने किया जबरदस्त तरीके का विरोध। बताएंगे किस तरीके की हुई जमकर नारेबाजी की, बीजेपी के वरिष्ठ नेता की हालत खराब हो गई दोस्तों, इसके बाद मंच छोड़कर भागना पड़ा। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला और किस तरीके से यूजीसी के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में एक नई तरीके के विरोध की मुहिम शुरू हो चुकी है। साथ साथ दोस्तों बिहार के अंदर राज्यसभा की 5वीं सीट पर खुद चुनौती स्वीकार करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं तेजस्वी यादव। उनके राज्यसभा के नामांकन को लेकर अब जबरदस्त तरीके का संघर्ष शुरू होने वाला है दोस्तों। साथ साथ राहुल गांधी ने मंच पर बिठाकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को साफ तौर पर बोल दिया कि पार्टी के साथ काम नहीं करेगा, उसको एकदम साइडलाइन कर दूंगा, उसको पूरी तरीके से ठीक कर दूंगा। बताएंगे राहुल गांधी के बोलते ही मंच पर कैसे सन्नाटा पसर गया दोस्तों और कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह देखने को मिला। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के साथ यूजीसी के मामले पर कुछ ऐसा होगा जो बीजेपी ने कभी सोचा भी नहीं होगा और उत्तर प्रदेश की सरकार बीजेपी के बदलने के पीछे सबसे बड़ा कारण यूजीसी कानून होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें यूजीसी का गाइडलाइंस लाकर बीजेपी ने दोनों तरीके से अपने आप के पैर पर कुल्हाड़ी मारी है दोस्तों, दोनों पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। बीजेपी वालों को लग रहा था कि एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोग यूजीसी के गाइडलाइंस आने के बाद खुश हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी पर अपने ही वोटर ने इतना दबाव बनाया दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा कि बीजेपी को फुट पर जाना पड़ा दोस्तों। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर रोक लगा दिया, लेकिन ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज के लोग कह रहे हैं कि हम तो आंख बंद करके बीजेपी को वोट देते थे, लेकिन बीजेपी यूजीसी का गाइडलाइंस लेकर आई और विरोध के बावजूद बीजेपी ने यूजीसी का गाइडलाइंस नहीं हटाया और कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्टे लगाया। इसका मतलब बीजेपी के लोग यूजीसी के अभी के प्रावधान के समर्थन में खड़े हैं, यानी सवर्ण समाज के लोगों के खिलाफ है और इसीलिए सवर्ण समाज में नाराजगी इतनी ज्यादा है दोस्तों कि अब बीजेपी के लोगों को इसका साइड इफेक्ट दिखाई देना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि यूजीसी के प्रावधान पर कोर्ट ने रोक लगाया है तो एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोग भड़के हुए हैं दोस्तों। दूसरी ओर सवर्ण समाज के लोगों ने लखनऊ के अंदर बीजेपी को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। लखनऊ में आयोजित ब्राह्मण प्रबुद्ध समागम के दौरान जोरदार तरीके का हंगामा हो गया। बीजेपी ने अपने पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा को भेजा था दोस्तों। दिनेश शर्मा को बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज का नेता मानती है और पिछली बार योगी सरकार में 5 साल इनको ब्राह्मण समाज के नेता के तौर पर रखा गया था दोस्तों। एक बार फिर से ब्राह्मण समाज के बीच में इन्हें भेजकर ब्राह्मण समाज के लोगों से बीजेपी संपर्क साधना चाह रही थी, यानी बीजेपी से जोड़ने की कोशिश कर रही थी। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज को संबोधित करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता जब खड़े होते हैं दोस्तों तो केवल 1 मिनट ही बोल पाते हैं। जैसे ही उनका 1 मिनट का भाषण होता है वैसे ही शोर शराबा शुरू हो जाता है, हूटिंग शुरू हो जाती है। बढ़ते विरोध के बीच उन्होंने अपमानित होकर अपना भाषण आधे पर छोड़ दिया और भारत माता की जय के नारे लगाकर कन्नी काटकर जाने लगे दोस्तों। ऐसे में बढ़ते विरोध के बीच में उन्हें लेकर जबरदस्त नाराजगी जताई गई। कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा मौजूद थे, जिन्होंने यूजीसी के विरोध के टाइम में खुलकर बोला था, तो उनको पूरा भाषण करने दिया गया, लेकिन बीजेपी के एक नेता को भाषण पूरा नहीं करने दिया गया दोस्तों। जबकि कांग्रेस पार्टी के प्रभारी अविनाश पांडे भी इस दौरान मौजूद थे और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद थे। दोनों ने अपना भाषण पूरा किया, लेकिन बीजेपी वालों को ब्राह्मण समाज की ओर से बोलने तक नहीं दिया गया। इससे पता चलता है कि ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज ने उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के खिलाफ खासकर यूजीसी के गाइडलाइंस को लेकर मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि मीडिया मैनेजमेंट से बीजेपी चाहे जो भी माहौल बनाने की कोशिश करे, अंततोगत्वा सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति ब्राह्मण समाज में जबरदस्त तरीके की नाराजगी है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप लोग जानते हैं कि 10 से 12% आबादी ब्राह्मण समाज की मानी जाती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को आंख बंद करके सपोर्ट करने वाला यह समाज बीजेपी को आने वाले दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से फेल करने के लिए तैयार है। अगर आप भी मानते हैं कि ये आहट नहीं बल्कि डंके की चोट पर ऐलान है कि बीजेपी का विरोध होता रहेगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और बीजेपी दोनों तरीके से फंसी है। अगर यूजीसी के नियम को बीजेपी ने खुद से पलटा तो फिर एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोग भाजपा को सबक सिखाएंगे दोस्तों। और वैसा ही एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग बीजेपी से नाराज है क्योंकि कोर्ट ने बैन लगा दिया और भाजपा ने इस पर चू तक नहीं बोला। अगर आप भी मानते हैं कि दोनों तरीके से भाजपा फंसी है, ना घर के बचे हैं ना घाट के बचे हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तक, जिसमें बिहार के अंदर राज्यसभा की जो 5वीं सीट है दोस्तों, जिसमें चुनाव जीत पाना काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि विपक्ष के पास पूरे आंकड़े नहीं है। विपक्ष के पास टोटल 35 विधायकों का समर्थन है और 41 की जरूरत है, जबकि 5 अगर एआईएमआईएम का सपोर्ट मिल जाएगा तो आंकड़ा 40 तक पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी एक बीएसपी के विधायक के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में दोस्तों इस समीकरण के बीच में तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा फैसला लिया है। तेजस्वी यादव राज्यसभा की सीट पर खुद उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरने जा रहे हैं। इससे पहले एआईएमआईएम के नेताओं से तेजस्वी यादव ने मुलाकात की थी दोस्तों और समर्थन मांगा
मांगा था। इसके बाद लोग उम्मीद जता रहे थे कि शहाबुद्दीन परिवार के किसी व्यक्ति को मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव ने फैसला लिया है कि वो खुद से चुनावी मैदान में उतरेंगे और तेजस्वी यादव अगर राज्यसभा में चुनकर जाते हैं दोस्तों तो फिर पार्टी के लिए एक सीट खाली होगी, वो विधानसभा की राघोपुर की सीट खाली होगी। राघोपुर की सीट से किसे मैदान में उतारा जाएगा इसको लेकर भी चर्चा चल रही है और जो उम्मीद है वो ये कि तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव को मैदान में उतारा जा सकता है। ऐसे में पहली बार ऐसा होगा जब तेजस्वी यादव प्रदेश की राजनीति को छोड़कर केंद्र की राजनीति करेंगे, जहां पर अखिलेश यादव पहले से मौजूद है और राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ में सब एक साथ मिलकर मोर्चा खोलेंगे। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां में तो राहुल गांधी ने कमाल ही कर दिया दोस्तों। राहुल गांधी मंच पर बोलते हुए ऐसा बयान दे गए जिसके बाद पूरी तरीके से पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो विरोधी नेता है दोस्तों उन सब की हलक सूख गई और मंच पर ही राहुल गांधी ने सबको निशाने पर ले लिया। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि राहुल गांधी पंजाब पहुंचे थे और इस दौरान संगठन के द्वारा बुलाई गई रैली को राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे और इस दौरान राहुल गांधी ने जो बातें बोली है उससे पता चल चुका है कि पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जो प्रभारी बनकर गए हैं दोस्तों उन्होंने पूरी डिटेल राहुल गांधी को दे दी, पूरी जानकारी दे दी और बता दिया कि किस तरीके से गुटबाजी कुछ नेता कर रहे हैं और पार्टी में बड़े पोस्ट पर जाने के लिए लगातार प्रयास करते हुए कहीं ना कहीं पार्टी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं चन्नी जैसे नेता है जो खुले तौर पर कांग्रेस पार्टी का विरोध करने की कोशिश कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी को लेकर ही उल्टा बयान दे रहे थे। ऐसे ही राजा वड़िंग और तमाम ऐसे नेता हैं जो आपस में ही गुटबाजियां कर रहे हैं और इनको कांग्रेस पार्टी में पंजाब के अंदर दबदबा बनाना है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने मंच से साफ शब्दों में इनको बोला कि पार्टी एक टीम बनकर यहां पर लड़ाई लड़ रही है, एक प्लेयर अकेला गेम नहीं जिता सकता। हम लोग जो गेम जीतना चाहते हैं, हम जो चुनाव जीतना चाहते हैं और पंजाब के लोगों को एक अच्छा न्यायपूर्ण शासन देना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है कि सब मिलकर काम करें, टीम की तरह काम करें। और मैं खड़गे जी की ओर से साफ शब्दों में बोलना चाहता हूं कि तुम लोग टीम प्लेयर बनो, आप लोग टीम प्लेयर बनो। यानी पार्टी के नेताओं की ओर इशारा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि टीम प्लेयर बनकर काम करोगे तो पार्टी में जगह मिलेगी, बड़े पोस्ट मिलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अगर अकेला मिलकर काम करने की कोशिश करोगे यानी अकेले अकेले पार्टी से अलग अगर काम करने की कोशिश की जाएगी तो आप लोगों को रिजर्व में डाल दिया जाएगा, यानी पार्टी से बाहर ही बिठा दिया जाएगा। तुम कितने बड़े टीम प्लेयर हो इससे तय होगा कि पार्टी में क्या भूमिका होगी। और इसके बाद राहुल गांधी ने यह भी बोला कि अगर आप लोग टीम प्लेयर बनकर काम करोगे तो हम आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद उन्होंने कहा कि कोई भी नेता सीनियर नहीं है, कोई भी नेता पार्टी से बड़ा नहीं है, यह बात सबको ध्यान में रखना है। हमारे कार्यकर्ता के दम पर हम लोग यहाँ खड़े हैं और हमारे कार्यकर्ता हमारी ताकत है, असली ताकत हमारी यूनिटी में है, पार्टी के संगठन के मजबूती में है। यानी ये गेम पूरी तरीके से टीम गेम है, इसमें कोई एक व्यक्ति इंडिविजुअल वाला कुछ मामला नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों ये राहुल गांधी का बयान मंच पर बैठे कई नेताओं के हलक से नीचे नहीं उतर रहा होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने गुटबाजी करके जिस तरीके से पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की है राहुल गांधी ने उन्हीं की ओर इशारा करके बताया है। ऐसे में देखते हैं कि ये नेता क्या पंजाब के अंदर फिर से कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। अगर करेंगे दोस्तों तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर बोल दिया। और राहुल गांधी जब ये बोल रहे थे तो मंच पर एकदम सारे नेता सन्नाटे में बैठे हुए थे और पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह था दोस्तों जिसे देखकर समझा जा सकता था, सुनकर समझा जा सकता था कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल की बात बोल दी राहुल गांधी ने और कार्यकर्ता काफी उत्साहित थे दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को कार्यकर्ता के दम पर इसी तरीके से काम करना चाहिए, जो नेता सोच रहा है कि उसको पार्टी में बड़ा पोस्ट मिलेगा और वो पार्टी में इसलिए है क्योंकि उसे पोस्ट मिलेगा, तो उन लोगों के लिए राहुल गांधी ने एकदम सही सटीक मैसेज भेजा है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसके साथ ही ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका के द्वारा किए गए अटैक पर ईरान ने पूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय रखी है दोस्तों। उन्होंने कहा कि जो आपसी विवाद अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में बढ़ गया है, इस पूरे मामले पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए और भारत के नागरिकों की सुरक्षा मिडिल ईस्ट के अंदर सुनिश्चित करनी चाहिए और भारत सरकार से जल्द एक्शन की अपील की गई है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखेगा जरूर। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट के साथ बीते दिन बताया गया, दावा किया गया कि दिल्ली पुलिस को जो रोक रहे थे हिमाचल प्रदेश के एसीपी, उनको हिमाचल प्रदेश से ट्रांसफर कर दिया गया है। होम मिनिस्ट्री की ओर से अंडमान निकोबार भेजा गया है, इस तरीके के दावे सामने आए दोस्तों। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, जो भी जानकारी आएगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। लेकिन एक बात है कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को रोका और उसके बाद जबरदस्त तरीके की बहस हुई थी, मामला इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है। जरूर प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर भी तैयारी चल रही होगी। साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर इजराइल के साथ मिलकर की गई कार्रवाई का मकसद वर्तमान सरकार को गिराना और आम ईरानियों को सत्ता पर काबिज होने की छूट देना बताया है। यानी अमेरिका को लग रहा है कि वो ईरान के लोगों की मदद कर रहा है, ईरान के लोगों को दे रहा है। लेकिन पूरी तरीके से दोस्तों सबको पता है कि अमेरिका जानबूझकर इस तरीके की कार्रवाई कर रहा है क्योंकि इसको ईरान का तेल चाहिए। आप लोग पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि एक बार फिर से ईरान से पंगा लेकर बुरी तरीके से अमेरिका हार कर जाएगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, क्योंकि ईरान के लोग आज तक अमेरिका के सामने झुके नहीं और इस बार भी बिल्कुल नहीं झुकेंगे। तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें
इंडिया टुडे की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन इन्फ्लुएंसर ने कहा है कि कांग्रेस ने उनसे एआई समिट के विरोध में वीडियो बनाने के लिए पैसा ऑफर किया था, अब वो अपने वीडियो डिलीट कर रहे हैं। अधिकतर ने वीडियो तब डिलीट किए जब कांग्रेस पार्टी की लीगल सेल की तरफ से इन सभी पर कानूनी कार्रवाई की बात कही गई थी। कई इन्फ्लुएंसर ने अपने अकाउंट भी बंद कर दिए हैं, यानी डर इतना ज्यादा है। एक इन्फ्लुएंसर तो बीजेपी नेता की बेटी निकली और एक और जो इन्फ्लुएंसर है जो इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हैं वो बीजेपी नेता का रिश्तेदार निकला। एक और इन्फ्लुएंसर है जो बीजेपी से जुड़ी पॉलिटिशियन फर्म के लिए काम करते हैं, पॉलिटिकल फर्म के लिए काम करते हैं, यानी कंपनी के लिए काम करते हैं। दोस्तों इंडिया टुडे ने यह बताया कि जिन इन्फ्लुएंसर ने ये सारे दावे किए थे वे सारे दावे फर्जी निकले। वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे ही इंडिया टुडे ने उनसे संपर्क किया तो कई तो बायो के अंदर ही अपनी इंफॉर्मेशन बदल देते हैं, यानी बीजेपी से इन लोगों का लिंक था लेकिन ये लोग अपने लिंक को छुपाने लगे क्योंकि इनको पता है कि अब इन्हें कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। इन लोगों ने पैसा लेकर या जैसे भी कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है जिसको हर तरीके से ये लोग परेशान करते हैं और कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश करते हैं। सुनियोजित तरीके से बदनामी कांग्रेस पार्टी की गई तो फिर तो करारा जवाब देना बनता है। कांग्रेस पार्टी ने एकदम सही किया और करारा जवाब ऐसा दिया कि अब इन लोगों को हमेशा याद रहेगा और ऐसा याद रहेगा कि ये लोग दोबारा कभी कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को लेकर निशाना साधा है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि केजरीवाल ड्रामा क्वीन है। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए खड़गे आगे कहते हैं कि केजरीवाल जी आपको राहुल गांधी से कुछ सीखना चाहिए, राहुल गांधी की तरह लड़ाई लड़नी चाहिए। राहुल गांधी को क्या आपने कभी रोते हुए देखा है? राहुल गांधी हमेशा अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं। आप तो नरेंद्र मोदी जी की तरह रोकर सिंपैथी यानी लोगों से संवेदनाएं, लोगों से सिंपैथियां बटोर रहे हो, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि राहुल गांधी है विपक्ष के नेता जो पूरी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं और कभी आपने राहुल गांधी को रोते बिलखते नहीं देखा होगा। राहुल गांधी डंके की चोट पर लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे थे क्योंकि पंजाब में मौजूद थे कांग्रेस के नेता दोस्तों। ऐसे में आप लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले पर? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल और केरल और पुडुचेरी के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले चुनाव आयोग एक एक करके चुनावी राज्य का दौरा कर रहा है। आयोग ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के अंदर 3 दिवसीय दौरे पर जल्द मतदान के तारीखों के ऐलान की घोषणा की है दोस्तों। निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के 3 दिवसीय दौरे के समापन पर चेन्नई के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान आयोग में उच्च पदस्थ अधिकारियों ने जानकारी दी कि होली के बाद कभी भी चुनावी कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है। आयोग ने कहा कि ज्यादातर राजनीतिक पार्टी एक चरण में मतदान का समर्थन कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं और हम लोग इस सलाह पर पूरी तरीके से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब सवाल सबसे बड़ा यह है दोस्तों की सलाह को मानना चाहिए चुनाव आयोग को या फिर कई चरणों में चुनाव होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा चरण में चुनाव होंगे तो इसका फायदा उन पार्टियों को मिलेगा जिनको लगता है कि राज्य के अंदर प्रशासन सही से काम नहीं कर रहा। ऐसे में दोस्तों देखना यह होगा कि चुनाव आयोग आखिरकार क्या फैसला लेता है, क्योंकि अंततोगत्वा डीएमके पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो कुछ ऐसा खराब काम किया नहीं है। स्थिति अच्छी है तमिलनाडु के अंदर और हमेशा शांतिपूर्ण रहती है, तो आराम से चुनाव करवाए जा सकते हैं। बंगाल में जरूर कई फेज में इलेक्शन कराए जाएंगे। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें असम के अंदर गोलाघाट जिले के अंदर सरूर पत्थर के अंदर निर्वाचन क्षेत्र में जोरदार तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया दोस्तों। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो नहीं चाहते हैं कि एजेपी पार्टी को यानी असम जातीय परिषद को कांग्रेस पार्टी ने जो सीट दी है वो मिले, यानी सरूर पत्थर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये विरोध था दोस्तों। और कई सारे अब अलग अलग तरीके के विरोध भी सामने आएंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपनी खुद की मांग भी जायज है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। ऐसे में गौरव गोगोई के लिए चुनौती है कि वो कैसे पार्टी को एकजुट रखते हैं दोस्तों। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट सामने आती है ईरान से जुड़ी हुई, जहां पर इजराइल ने सबसे पहले अपने देश के अंदर इमरजेंसी घोषित कर दी और क्षेत्र के टेंशन को बढ़ाने के लिए ईरान पर अटैक कर दिया दोस्तों। बड़ी बात यह है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनी, उनके घर के बाहर एक अटैक हुआ था। उनके घर के बाहर मिसाइल से हमला हुआ, जिस कारण उनके स्वास्थ्य को लेकर लोग सवाल पूछने लगे। बाद में पता चला कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित और जहां पर हमला किया गया था वहां पर वो बिल्कुल मौजूद नहीं है। तो ईरान के लोगों को जो एक तरीके से चैलेंज कर रहा है अमेरिका और इजराइल, उनके लिए तगड़ा झटका है दोस्तों। खामेनी पूरी तरीके से सुरक्षित है और इसके बाद ईरान ने भी अपने तरीके से जवाब देना शुरू कर दिया और इजराइल पर कई बम दागे गए हैं। और आने वाले दिनों के अंदर और हो सकता है कि आज और कल में 2 बड़े और धमाके देखने को मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि ये तय है कि खामेनी को मारने की कोशिश कर रहे हैं इजराइल और अमेरिका वाले, लेकिन ये लोग कभी सफल नहीं हो पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामेनी कभी नहीं झुकेंगे तो लिखिएगा जरूर। इसी के साथ में चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें अरविंद केजरीवाल
को लेकर बीजेपी ने जोरदार तरीके से निशाना साधा और केजरीवाल को लेकर जो कोर्ट का आदेश आया कि उनके ऊपर कोई भी मामला नहीं चलेगा, मुकदमा नहीं चलेगा, उनको रिहा कर दिया गया। तो बीजेपी के लोग अब अरविंद केजरीवाल पर पोस्टर जारी करते हुए कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पाप अभी धुले नहीं है। पोस्टर के जरिए बीजेपी का कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल पर निशाना दोस्तों अरविंद केजरीवाल पर शीश महल के आरोप लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार बोला था कि अरविंद केजरीवाल छोटी गाड़ी से मुख्यमंत्री बन के आए थे, लेकिन बाद में शीश महल के अंदर रहने लगे। तो अरविंद केजरीवाल के लाइफ स्टाइल को लेकर भी सवाल खड़ा किया गया था और बीजेपी के लोग अब केजरीवाल के खिलाफ और मुहिम चलाने वाले और केजरीवाल ने अपनी छवि को बचाने के लिए जो मुहिम चलाई थी दोस्तों उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी की ओर से भी अब मुहिम चलाई जा रही है। पोस्टर बैनर छपाए जा रहे हैं। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें शुक्रवार को कूच बिहार के तूफानगंज के अंदर बीजेपी की प्रवर्तन यात्रा की तैयारियों के जुलूस को लेकर तनाव भड़क गया दोस्तों। और तूफानगंज के प्रथम ब्लॉक की अंद्रारन और फूलबाड़ी प्रथम ग्राम पंचायत के बटाला इलाके के अंदर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के जुलूसों के आमने सामने आते ही झड़प शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला हाथापाई और मारपीट में बदल गया। इस घटना में तृणमूल कांग्रेस के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र नाथ अधिकारी और एक अन्य कार्यकर्ता घायल हो गए। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बीजेपी की 1 मार्च से होने वाली परिवर्तन यात्रा के मद्देनजर बीजेपी युवा मोर्चा ने साइकिल जुलूस निकाला दोस्तों। उसी समय तृणमूल कांग्रेस ने जवाबी विरोध प्रदर्शन किया और बटाला इलाके के अंदर दोनों पक्षों के आमने सामने आने पर स्थिति हिंसक हो गई। कुल मिलाकर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो आपसी पंगे चलते रहते हैं एक बार वो फिर से खुलकर सबके सामने आया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को देखना नहीं चाहती है और आने वाले दिनों के अंदर ये और ज्यादा बवाल आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की तैयारी तो चली रही है, लेकिन एक बड़ी खबर आती है उड़ीसा से सामने, जहां पर उड़ीसा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक से मुलाकात करते हुए उनको समझाया कि अगर वो चाहते हैं, नवीन पटनायक चाहते हैं, तो हम राज्यसभा की जो दूसरी सीट है उस सीट पर बीजेपी को हराने की कोशिश कर सकते हैं। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट का मिलाकर आंकड़ा उड़ीसा में 15 का होता है। तो बीजू जनता दल को अगर 15 और विधायकों का समर्थन मिल जाएगा तो यहां पर विपक्ष का उम्मीदवार चुनाव जीतकर जा सकता है। बीजेपी को राज्यसभा की एक सीट पर कम किया जा सकता है दोस्तों। यही इक्वेशन समझाने के लिए जब कांग्रेस पार्टी के नेता पहुंचे थे तो मुलाकात नवीन पटनायक के साथ में हुई थी। अब नवीन पटनायक ने कहा है कि वो दोनों राज्यसभा की सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि जबरदस्त तरीके का मुकाबला होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के पास आंकड़ा नहीं है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी खुद कुर्बानी देकर यह सुनिश्चित कर रही है कि राज्यसभा के अंदर बीजेपी का नंबर नहीं बढ़ना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो रुख है दोस्तों, रवैया है, उस बात की ओर संकेत देता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी को निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जिसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखकर पूर्व जो भारत के सैनिक है दोस्तों, भूतपूर्व सैनिक है, उनके अंशदायी स्वास्थ्य योजना के लिए फंडिंग और दिव्यांगता जो पेंशन है उस पर इनकम टैक्स को वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनके अंशदायी स्वास्थ्य योजना यानी ECHS पर सर्वोच्चतम स्वास्थ्य सेवा देने के लिए बनाई गई योजना पर पूरी तरीके से बीजेपी सरकार को फंड करना चाहिए। ये फंड भारी भरकम कमी से जूझ रहा है। इस योजना को फंड चाहिए ताकि हमारे सैनिकों को फायदा मिल सके। सैनिकों के लिए राहुल गांधी मैदान में कूद रहे हैं दोस्तों। वित्त विधेयक 2026 में सैनिकों के सर्विस में बने रहने पर दिव्यांगता पेंशन पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा गया था। 1922 के बाद पहली बार है जब दिव्यांगता पेंशन पर टैक्स लगाया जा रहा है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी देश के सैनिकों के साथ में उनकी मांग के साथ में खड़े हैं और इसीलिए राहुल गांधी को देश के सेना के लोग भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं दोस्तों, तो अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो बयान दिया गया दोस्तों, इस पर अब अलग अलग तरीके से न्यूज आर्टिकल छप रहे हैं। रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो शांति की संभावना थी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया और अमेरिका और इजराइल इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो ईरान पर हमला करना चाहते हैं। यानी अगर चाहते तो शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हो जाता है। इसके बावजूद बवाल खड़ा करने की कोशिश की गई दोस्तों। बामो नूरी के द्वारा जो लंदन विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, उन्होंने लेख लिखा है। उन्होंने कहा है कि इस सप्ताह की शुरुआत में जिनेवा में अमेरिकी और ईरानी वार्ताकारों की मुलाकात हुई थी, जिसमें मध्यस्थों ने वर्षों में सबसे गंभीर और रचनात्मक बातचीत की थी। ओमान के विदेश मंत्री भी इस दौरान मौजूद थे और कह रहे थे कि खुलेपन से बातचीत की जा रही है और संकेत मिला था कि दोनों अपने पुराने रुख के बजाय रचनात्मक यानी कुछ नया फैसला ले सकते हैं और कहीं ना कहीं एक ऐसा डिसीजन हो सकता है जिसे वॉर की स्थिति ना बने। लेकिन बाद में बताया गया कि अमेरिका के अड़ियल रवैये के कारण और कुछ लोग जो इजराइल के अंदर जो यहूदी वर्ग से जुड़े हुए हैं दोस्तों, जो वेपन का कारोबार करते हैं यानी हथियार बेचते हैं, वे लोग चाहते हैं कि ईरान के साथ में बवाल हो और ये बवाल उन्हीं
के कहने पर किया गया है। आप लोगों की इस पूरे मामले पर क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर जिस तरीके से अमेरिका को एक लॉबी चलाती है जिसे इंडस्ट्रियल लॉबी कहा जाता है, यानी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होता है दोस्तों, यानी इंडस्ट्री और मिलिट्री दोनों मिलकर काम करती है, वेपन हथियार से जुड़ी हुई पूरी इंडस्ट्री का कब्जा है अमेरिका के राजनीतिज्ञों पर दोस्तों, जो राजनीति में पॉलिसी बनाते हैं उन लोगों पर, और कहीं ना कहीं उनकी जो पॉलिसी होती है कि कहां युद्ध करना है, कहां पर शांति रखनी है, ये इसी हिसाब से तय होता है। आप लोगों की इस पर क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें अखिलेश यादव को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जिक्र करते हुए कई मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी एक नए तरीके के गठबंधन बनाकर मैदान में कूद सकते हैं दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बताया जा रहा है कि ओवैसी फैक्टर यानी ओ फैक्टर इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि बिहार में 5 विधानसभा की सीटें जब ओवैसी जीते तब उनको उम्मीद ये है कि वो महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर भी पांव पसार सकते हैं, और इसीलिए महाराष्ट्र के अंदर उनको 13 नगर निगमों में 125 पार्षदों को जिताने का मौका मिला। बीएमसी में 8 सीटें जीते तो मुस्लिम समाज के लोगों का साथ एआईएमआईएम को लगातार मिलता जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर असदुद्दीन ओवैसी ऐसी सीटों पर मैदान में उतरते हैं जहां पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी के साथ कांटे का मुकाबला होता है, वहां पर अगर वो थोड़ा भी वोट काटेंगे तो इसे स्थिति एकदम पलट जाएगी और विपक्ष के खिलाफ हो जाएगी। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत बड़ा फैक्टर तो जरूर हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और असदुद्दीन ओवैसी को किस तरीके से समाजवादी पार्टी को डील करना चाहिए, क्या उनके साथ में गठबंधन बनाने को लेकर भी विचार करना चाहिए, क्या असदुद्दीन ओवैसी के साथ में जिस तरीके से आरजेडी ने व्यवहार किया और इसके बाद उन्होंने बैक टू बैक 2 बार 5 सीटें जीतकर अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया कि वो बिहार के अंदर एक मजबूत ताकत है, तो क्या वो इसी तरीके की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर भी बना देंगे। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आगे आती रहेगी दोस्तों, आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहे, इसलिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा कि ईरान और इजराइल के बीच में जो सीधी लड़ाई चल रही है दोस्तों, क्या ईरान को कभी कोई देश हरा पाएगा? इतिहास में अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, और इजराइल के लोगों को एक बार फिर से मुंह की खाकर यहां से ईरान से जाना पड़ेगा। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।